हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 9 वन एवं वन्य जीवी संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। वन मतलब क्या होता है बच्चों? जंगल। और वन्य जीव, जंगल में रहने वाले जीव को हम क्या बोलते हैं? वन्य जीव। और संसाधन, संसाधन का अर्थ क्या होता है? मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। मनुष्य का अस्तित्व, प्रगति एवं विकास संसाधनों पर आभारी। हमारा मनुष्य का अस्तित्व किस पे निर्भर है? संसाधन पर, क्योंकि हम सभी किसी न किसी पर क्या है बच्चों? निर्भर है। आदिकाल से प्रकृति में विभिन्न चीज प्राप्त कर सकते हैं। आदिकाल से यानी कि आप देख रहे हो प्राचीन समय से ही हम क्या कर रहे हैं? प्रकृति से हम क्या है? कुछ न कुछ चीजें क्या कर रहे हैं? प्राप्त कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लकड़ी है, गोंद और न जाने कितनी चीज़ें, ईंधन के रूप में हम लकड़ी का उपयोग करते, मिट्टी का उपयोग करते। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती? प्रकृति से प्राप्त हो रही है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते आए हैं। इसमें जंगल अत्यंत ही महत्वपूर्ण संसाधन माने जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है? जंगल। आप सभी को पता है कि वन से हमें बहुत सारी क्या होती है? वस्तु प्राप्त होती, जैसे लकड़ी प्राप्त होती, औषधियाँ प्राप्त होती, गोंद, रेजिन, न जाने कितनी चीज़ें क्या होती है हमें प्राप्त होती है। और हम सब क्या है? इन पर निर्भर है। जंगलों का सामान्य अर्थ क्या होता है? वृक्ष, झाड़ियाँ, घास व समुच्चय। मतलब इस तरह जंगल हम किसको कहते हैं बच्चों? जहाँ बहुत सारे क्या पाई जाती? झाड़ियाँ पाई जाती, वृक्ष पाए जाते हैं, घास पाई जाती है और बहुत सारे वन्य जीव पाए जाते हैं, वहाँ उसे हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों में उन्हें वनस्पतियों का समावेश भी होता है। और आप देखते हो बहुत सारी अलग अलग तरह की वहाँ पर क्या देखने को मिलती है? वनस्पति देखने को मिलती है, जिसका विकास मनुष्य की सहायता बिना प्राकृतिक स्वरूप में हो उससे इसे अशक्त वनस्पति यानी कि विरीजन कहते हैं। भारत में इस प्रकार की वनस्पति अब सिर्फ हिमालय, सुंदरवन और भारत के रेगिस्तान के दुर्गम क्षेत्रों में ही पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि जंगलों का वर्गीकरण, की जंगल कौन कौन से किस किस प्रकार के होते हैं। यह वर्गीकरण भिन्न भिन्न दृष्टि से किया जाता है। जलवायु के आधार पर जंगलों के प्रकार हम कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम प्रशासन के आधार पर, मालिकाना के तथा व्यवस्थापन की दृष्टि में होने वाले जंगलों के प्रकार पढ़ेंगे। तो प्रशासन के आधार पर अगर हम जंगलों के प्रकार देखते हैं बच्चों, तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आरक्षित जंगल, जिसे हम बोलते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट, संरक्षित जंगल, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, एंड थर्ड जो हमारा है अवर्गीकृत जंगल, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। आरक्षित जंगल हम किसे कहेंगे? इस प्रकार के जंगल जो सीधे प्रशासन के नियंत्रण में, प्रशासन मतलब होता है बच्चों कोई जो उस चीज़ को क्या कर रहा हो? मैनेजमेंट कर रहा हो, उसके अगर अंडर में है क्या? जंगल। तो इसमें लकड़ियों को काटना व चुनना व पशुओं की चराई करने के लिए प्रवेश करने पर क्या होता है? प्रतिबंध होता है। कहने का अर्थ, अगर कोई जंगल सरकार के अधीन में है, प्रशासन के अधीन में है, तो वहाँ हम चराई नहीं करवा सकते, लकड़ी नहीं काट सकते, लकड़ियों को चुन नहीं सकते। इन सब पर क्या लगाया जाता है? प्रतिबंध। प्रतिबंध मतलब रोक लगाई जाती है। तो ऐसे जंगल को हम क्या कहेंगे? आरक्षित जंगल या रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहते हैं। आपको समझ में आया? संरक्षित जंगल, संरक्षित जंगल, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। इस प्रकार के जंगलों की देखभाल शासन तंत्र के द्वारा की जाती है। यहाँ वृक्षों को हानि पहुंचाए बिना लकड़ियों को चुनना व पशुओं को चराने के लिए स्थानीय लोगों को छूट दी जाती है। जैसे अपने बात करते बेटा, अपने गाँव में हम देखते हैं, तो आप देखते हो गाँव के अंदर आप जंगल देखते हो, तो वहाँ के लोगों के, जहाँ जिस गांव का है, तो वो वहाँ के स्थानीय निवास वहाँ क्या कर सकते हैं? चराई करवा सकते हैं, लकड़ियों, वृक्षों को हानि पहुंचाए बिना लकड़ियों को भी क्या कर सकते हैं? चुन सकते हैं। तो ऐसे जंगल हमारे क्या कहलाते हैं? संरक्षित जंगल। जहाँ अन्य व्यक्ति नहीं आ सकते, वहाँ के स्थानीय लोग क्या कर सकते हैं? वहाँ के स्थानीय लोग लकड़ी को चुन सकते हैं, चराई भी करा सकते हैं। नेक्स्ट है अवर्गीकृत जंगल, जिसे हम क्या बोलते हैं? अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इस प्रकार के जंगलों का वर्गीकरण अब तक नहीं किया गया। यहाँ वृक्षों को काटना और पशुओं को चराने में कोई प्रतिबंध नहीं होता। बहुत सारे हम देखते हैं जंगल, तो ऐसे जंगलों को हम क्या बोलते हैं? अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, जहाँ पर सारी चीज़ों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो ये हमने जो वर्गीकरण पढ़ा था, ये वर्गीकरण किसके आधार पर है बेटा? प्रशासन के आधार पर। नेक्स्ट हम वर्गीकरण जो पढ़ रहे हैं वो किसके आधार पर है? मालिकाना, प्रशासन तथा व्यवस्थापन की दृष्टि से जंगलों के प्रकार। मालिकाना, मालिकाना किसे कहते हैं? जब कोई भी समतल जगह है या कोई भी क्षेत्र पर किसी एक मालिक का अधिकार होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? मालिकाना। क्या कहते हैं बेटा? मालिकाना। और प्रशासन, प्रशासन के अंदर सरकार के द्वारा जो उसके लिए नेतृत्व के लिए जो भी विभाग चुन रखा है, तो वो किस में आ जाएगा? प्रशासन। और व्यवस्थापन, व्यवस्थापन किस प्रकार की व्यवस्था है? इस प्रकार के जंगल को हम यहाँ पर देखेंगे।
भारत में जंगलों को मालिकाना, प्रशासन और व्यवस्थापन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3। वहां हमने प्रशासन के आधार पर देखा 3 भागों में, और यहाँ मालिकाना और प्रशासन तथा व्यवस्थापन के आधार पर भी कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। सबसे पहले राज्य के मालिकाना जंगल। कौन से राज्य? आपको पता है हमारे भारत देश के अंदर कितने राज्य? 29 राज्य। तो सबसे पहले उन्होंने किस पे बांटा? राज्य के मालिकाना जंगल, स्टेट फॉरेस्ट। इस प्रकार के जंगलों पर राज्य व केंद्र सरकार का क्या होता है? नियंत्रण होता है। क्या कहा है? अगर मान लीजिए गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य पर किसका? गुजरात राज्य की जो सरकार है, यानी कि जो है उनका पूरा का पूरा क्या रहेगा? कंट्रोल रहेगा, नियंत्रण रहेगा। और साथ ही साथ जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि केंद्र सरकार है, उसका भी पूरा का पूरा क्या रहेगा? नियंत्रण रहेगा। देश में अधिकांश जंगल क्षेत्र इस प्रकार के रखे गए। समझ में आया? 29 राज्यों के अंदर अपना अपना क्या है? राज्य के मालिकाना जंगल है, जिसमें कि वहाँ के जो भी सरकार है, वहाँ की जो भी क्या कहते हैं केंद्र सरकार है, उसका पूरा का पूरा क्या रहेगा? उस पर नियंत्रण रहेगा, उसकी देखभाल की जाएगी। आगे है सामुदायिक वन। कौन सा बेटा? सामुदायिक वन। सामुदायिक कॉमनली फॉरेस्ट, जैसे नाम से पता चलता सामुदायिक। सामुदायिक किसे कहते हैं हम? जहाँ सभी का सार्वजनिक जैसे देखने को मिलता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? सामुदायिक। इस प्रकार के जंगलों को स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, महानगर पालिका, जिला पंचायत का क्या रहता है? नियंत्रण रहता है। कहने का अर्थ, अगर एक गांव के अंदर कोई जंगल है, वहां की ग्राम पंचायत का भी उस पर पूरा नियंत्रण रहेगा, पंचायत का भी नियंत्रण रहेगा, यहाँ तक कि नगर परिषद व नगर पालिका का भी क्या रहेगा? नियंत्रण रहेगा। यहाँ किसी राज्य का या केंद्र सरकार का अधिकार नहीं रहेगा, वहां के रहने वाले स्थानीय लोगों का क्या होगा? नियंत्रण रहेगा। नेक्स्ट है निजी जंगल, प्राइवेट फॉरेस्ट। आजकल आप देखते हो बहुत सारे जो रिच पर्सन होते हैं, वो आप देखते हो, आपने देखा भी होगा कि बड़े बड़े फार्म हाउस बनाते या नहीं बनाते? बड़े बड़े फार्म हाउस बनाकर क्या करते? बड़े बड़े फार्म हाउस बनाकर वो अपनी, अगर कुछ लोग तो क्या करते वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, इस तरह से देखने को मिल जाए। तो इस प्रकार, या फिर कुछ क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उगाते, उत्पादन करते, जैसे फल फ्रूट हो सकते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, इस तरह से। तो इस प्रकार के जंगलों को हम क्या बोलते हैं? निजी जंगल, जैसे हम बोलते हैं प्राइवेट जंगल। इस प्रकार का जंगल व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत मतलब किसी एक व्यक्ति का हो सकता है। जैसे अगर कोई समतल जगह ले लिया, तो इस प्रकार से वो जगह किसकी होगी? मेरी, यानी कि एक व्यक्तिगत मालिकाना का उस पर क्या होता है? पूरा नियंत्रण होता है। उड़ीसा, मेघालय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में विशेषतः इस प्रकार के पाए जाते हैं। इस प्रकार के जंगल अधिकांश शत-विशत अवस्था में, तो कुछ जंगल उजड़े अवस्था में भी पाए जाते। अगर समय पर उसका पूरी तरह से देखभाल ना रखा जाए तो आप देखने को मिलेगा कि वहाँ पर वो उजड़ भी जाते। तो आपको समझ में आया बच्चों की जंगल के 2 प्रकार पढ़े थे हमने, प्रशासन के आधार पर पढ़े थे और मालिकाना व्यवस्थापन के आधार पर पढ़ा। आगे नेक्स्ट हम पढ़ते बेटा निवनीकरण। निवनीकरण का मतलब होता है जंगल का विनाश। आपसे बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है कि निवनीकरण से आप क्या समझते हो? तो निवनीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों? जंगल का विनाश। आप सभी देख रहे हो कि आज वर्तमान समय की हम बात कर रहे हैं, तो जनसंख्या के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? जंगलों का विनाश हो रहा है या नहीं हो रहा है? लोग क्या करें? जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? पलायन कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो हमारे वन है, उनको भी क्या कर रहे हैं? बहुत ही क्षति पहुँचा रहे हैं। नवीनीकरण अर्थात जंगलों का नष्ट होना। बहुत ही आराम से संबंध है, ये प्रश्न आपसे बोर्ड में पूछा जाता है। अत्यंत ही निम्न दर पर होने वाला नवीनीकरण हमारे देश के साथ संपूर्ण विश्व की मुख्य समस्या में से एक है। ये एक राज्य की या एक देश की समस्या नहीं, एक विश्व की समस्या है। मनुष्य के विकास यात्रा का यह परिणाम गिना जा सकता है कि प्राकृतिक रूप में वृक्ष क्या होते जा रहे हैं? नष्ट होते जा रहे हैं। आप देख रहे हो, मैंने अभी बताया ना कि जनसंख्या की वृद्धि की वजह से, मनुष्य के विकास की वजह से कहीं ना कहीं हमारे जंगल जो है, हमारे जो वन है, वो धीरे धीरे क्या हो रहे जा रहे बच्चों? नष्ट होते चले जा रहे। परंतु वो मनुष्य की दखल अंदाजी से होने वाले विनाश की तुलना में क्या है? नगण्य है। ऐसे तो अपने जंगल विनाश हो रहा है, लेकिन मनुष्य की दखल अंदाजी की वजह से और भी ज़्यादा क्या हो रहा है? जंगलों का विनाश हो रहा है। तो जंगलों का विनाश होना क्या कहलाता है बच्चों? निवनीकरण। नवीनीकरण के क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या इफेक्ट पड़ेंगे? अगर हम जंगल नष्ट हो जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? आप सभी जानते हो अगर जंगल नष्ट हो जाएंगे तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे बच्चों? वन्य जीव नहीं रहेंगे। साथ ही साथ जो जंगलों से हमें जो चीज़ें प्राप्त हो रही थी वो भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? समाप्त होती चली जाएगी। वन खत्म होते जाएंगे। न जाने कितने प्रभाव पड़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, वैश्विक तापमान की बढ़ोतरी होगी ही नहीं होगी, क्योंकि वृक्ष रहेंगे नहीं।
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये आप अपने हिसाब से अपने प्रभाव आप परीक्षा में लिख सकते हैं। निवृत्तीकरण के प्रभाव व्यापक स्तर पर अनुभव किए जा सकते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की यात्रा बढ़ती चली जाएगी। आप सभी को पता है अगर वन नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, CO2 की मात्रा तो घट जाएगी, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, क्योंकि वाहनों से निकलने वाला धुआं बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ, तापमान में बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभाव भी जटिल बनते जा रहे हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा कक्षा 8 में 9 पे हरित गृह प्रभाव पढ़ा होगा बेटा। हरित गृह प्रभाव क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ पे बताऊंगी। हरित गृह प्रभाव क्या होता है कि जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, फसलों के उत्पादन के लिए एक हाउस बनाया जाता है। एक हाउस इस तरह से बनाया जाता है, कांच का कुछ हाउस बनाया जाता है, जिसमें क्या होती है, जो सनलाइट होती है यानी कि सूर्य की जो रोशनी होती है वो कांच क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, लाइट को, यानी कि जो प्रकाश है उसको ऑब्जर्व करता है और वापस उसका रिफ्लेक्शन यानी कि नहीं होने देता, परावर्तित नहीं होने देता है। और जो लाइट थी वो लाइट क्या होती है, उसके अंदर ऑब्जर्व रहती है, और उससे क्या होता है, वहाँ पर जो प्लांट थे वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि जीवित रह सकते हैं। तो ये प्रभाव हमारा क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। और ये भी एक बहुत बड़ी क्या बन गई है बेटा, समस्या बन गई है। वृक्षों का आच्छादन दूर होने से, मिट्टी का कटाव होने से, आपको पता है एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है, बाढ़ आ जाना, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी आप देखते हो कि मिट्टी का कटाव हो जाएगा, पानी, अगर पानी के साथ मिट्टी भी कटाव हो जाएगी तो इससे भी क्या होगा, हमारे वन नष्ट होते जाएंगे, क्योंकि जो मिट्टी जो उसको चाहिए थी प्लांट को जीवित रहने के लिए, वो सारा का सारा क्या हो रहा है, वन के आच्छादन की वजह से क्या हो रहा है, कटाव होने से कृषि उत्पादन में भी क्या होगी, समस्या होगी। अगर मिट्टी ही नहीं रहेगी तो खेती कैसे करेंगे, कृषि कैसे करें। तो ये बहुत सारी समस्या देखने को मिलती, किसकी वजह से बच्चों, जंगलों के नष्ट होने की वजह से। द्वीपकल्प भारत के जंगलों में बड़े पैमाने पर निवनीकरण के कारण जंगल क्षेत्र घट रहा है। अब धीरे धीरे आप देख रहे हो कि जंगल का क्षेत्र क्या होता जा रहा है बेटा, घटता जा रहा है। इसके साथ ही अनेक सजीवों में अपना प्राकृतिक निवास स्थान भी खो रहे हैं। वन्य जीव अपना निवास स्थान खो रहे हैं। आपने कभी कभी सुना भी होगा कि कहीं आपने देखा होगा वन्य जीव किसकी तरफ पलायन हो रहे, लोगों के घरों की तरफ पलायन हो रहे। क्यों, क्योंकि उनका निवास स्थान धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, खोते चले जा रहे। इसके परिणाम ये देखने को मिलते हैं हमें स्वरूप, वन्य जीव भोजन व पानी की खोज में मानव की बस्ती की तरफ भी आ जाते हैं। जैसा मैंने आपको भी बताया ही था कि हम देखते भी हैं, न्यूज़पेपर में सुनने को भी मिलता है। तो ये क्या हो रहा है बेटा, जब वन्य जीवों का अपना ही निवास स्थान खो बैठेंगे तो वो किस तरफ पलायन कर रहे हैं, मानव बस्ती की तरफ। मांसाहारी वन्य जीवों द्वारा के नजदीकी क्षेत्रों में बसने वाले पशुपालकों के पशुओं का क्या होने लग जाता है, शिकार करने की घटना बढ़ रही है। अब क्या होगा, वन्य जीवों को वहां मांस नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, तो वो किस तरफ, मानव बस्ती में आएंगे। मानव बस्ती में जो पशु है उनको क्या करेंगे, शिकार बनाएंगे। तो ये सारे जंगलों के नष्ट होने के क्या है बच्चों, प्रभाव है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है वन संरक्षण के उपाय। वन संरक्षण, वन मतलब क्या होता है बेटा, अभी मैंने बताया था जंगल। संरक्षण, संरक्षण का अर्थ क्या होता है, बचाना, उसे क्या करना, उसकी रक्षण करना, उसको बचाना, उसको संरक्षित करना ही क्या कहलाता है, संरक्षण। उसके क्या क्या उपाय कर सकते हैं, हम जंगलों को कैसे बचा सकते हैं, जिसके बारे में हम देखेंगे। लकड़ी के स्थान पर उपयोग में ली जा सके ऐसे सामग्री के लिए संशोधन करना, उससे लकड़ी का कटने से जंगल बचा सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, जहां हम लकड़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं उसकी जगह हम ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे क्या हो सके, लकड़ियों को हम क्या कर सके, बचा सके। कहीं आवश्यकता अनुसार विकास के लिए निर्माण कार्य करने पर जो वृक्ष पड़े हैं उनके स्थान पर उसी प्रजाति के नए वृक्ष लगाना। अगर माना कि अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती बेटा कि लकड़ी के बिना, जैसे फर्नीचर से, लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनती है, अगर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, किसको, लकड़ी को, तो उसके स्थान पर हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, वृक्ष को उगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि वर्तमान में हमें ईंधन को लेकर या लकड़ियों को लेकर कोई समस्या न हो। अपरिपक्व वृक्षों को काटने पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर कोई अपरिपक्व का मतलब ये कहना चाह रहे बेटा कि अगर पूरी तरह से वृक्ष बड़ा ना हुआ,
वो पूरी तरह से उसने ग्रोथ ना किया हो, ऐसे वृक्ष को काटने पर आपको क्या लगाना चाहिए, प्रतिबंध यानी कि रोक लगानी चाहिए। आप देखते हो बहुत बार छोटे छोटे चंदन के वन के बारे में आपने सुना होगा, चंदन के पेड़ के बारे में सुना होगा, बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनकी क्या कर ली जाती, कटाई कर जाती। तो ऐसी चीज़ों पर हमें क्या लगाना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। अगर हम इस तरह पर रोक लगाएंगे तो क्या हो सकता है, जंगलों को शायद क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जो उद्योग जंगलों में कच्चा माल प्राप्त करना, उन्हें भविष्य की आवश्यकता के संदर्भ में वनीकरण करना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर हम जंगल से कुछ कच्चा माल प्राप्त कर रहे हैं तो उसी के स्थान पर हमें भविष्य में उसकी और हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, वनीकरण यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वनों का क्या करना चाहिए, उगाना चाहिए। इको टूरिज्म में विकास के नाम पर जंगलों की स्थिति भयावह न बने, इसके लिए चुस्त क्या करना चाहिए, नियम बनना चाहिए। आप जानते हो कि आजकल लोग क्या करते हैं, टूरिज्म के रूप में, इको टूरिज्म मतलब क्या होता है, जंगलों की घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ जाकर आप देखते हो कि वन्य जीवों को भी परेशान करते हैं, यहाँ तक कि जंगलों को भी क्या करते हैं, काफ़ी क्षति पहुँचाते। तो उसके लिए कुछ कड़क क्या होने चाहिए, नियम होने चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा हम कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज स्तर पर पाठ्यक्रम में इन बाबत जानकारी पर शामिल करना चाहिए। आप जो विद्यालय के अंदर आप जो पुस्तकें पढ़ते हो उसके अंदर आपको किसके बारे में, इन वनों के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहिए। घास चर व ईंधन की आवश्यकता के लिए सामाजिक वनीकरण व कृषि का योजनापूर्वक प्रोत्साहन कदम उठाकर सघन रूप में बढ़ाना चाहिए। ईंधन की आवश्यकता पर लकड़ी के उपयोग के स्थान पर हमें सौर ऊर्जा का, प्राकृतिक गैस का क्या करना चाहिए, विकल्प चुनना चाहिए। जो अभी आजकल हम कर भी रहे हैं, ईंधन के स्थान पर हम किसका उपयोग कर रहे हैं, सौर ऊर्जा का। नव संसाधन का मित्तीय उपयोग करना चाहिए। कीटकों के क्षतिग्रस्त वृक्षों को दूर करने के लिए अन्य स्वस्थ विकास की प्रक्रिया तीव्र बनानी चाहिए। आप जानते हो कि वृक्षों को क्या होता है, कीट जो होते हैं वो क्षति पहुंचाते हैं, तो उसके लिए हमें नए नए क्या करना चाहिए बच्चों, संसाधन का उपयोग करना चाहिए। दावांगिन क्या होता है बच्चों, जंगलों में अचानक से क्या लग जाती है, आग। जंगलों को भारी नुकसान होता है, इसके शासन के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्तर पर अलग व्यवस्था या तंत्र या दल को तैयार करना चाहिए, जिससे कि कभी भी क्या हो रहा हो, जंगलों को क्षति ना पहुंचे। किसकी वजह से, आग लगने की वजह से। जंगल क्षेत्र में आए हुए धार्मिक आस्था केंद्रों पर लगने वाले मेले, भंडारे या परिक्रमा के समय की सुविधा बढ़ने पर प्रयास सुगम होने से हजारों यात्री पहुंचते हैं। आप देखते हो कभी कभी कि कोई ऐसा स्थान होता है जहां पर क्या होता है कि कोई अगर ऐसा धार्मिक स्थान होता है तो लोग वहाँ बहुत भीड़ भाड़ जमा हो जाती है, और भीड़ भाड़ जमा होने के साथ साथ ये भी देखने को मिलता है कि वो क्या करते, कहीं ना कहीं हमारे जंगल को क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते। उस समय होने वाले कचरे को निकाल और जंगल को दूषित भी करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, घूमने के लिए जाते, कचरा वचरा इधर फेंकते हैं, तो उससे क्या होता है, काफ़ी नुकसान होता है। पशुओं को चराने के लिए एक अलग विस्तार रखना चाहिए, मतलब जहाँ अगर पशु चराई करनी है तो उसके लिए अलग स्थान रखना चाहिए। ये सारी ही चीज़ें हम क्या